तो चैप्टर के स्टार्ट में हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर यू दोबारा से अपनी मम को विजिट करने आया था। कल रात के इंसिडेंट की वजह से वो अभी तक सैड है और सोच रहा था जो जोहान से पूछना चाहिए कि उसे कैसे पता चला मेरे घर चोरी होने वाली थी। इतने में उसे अपने सामने वो नजर आ भी जाता है, लेकिन इस टाइम वो अपने ग्रैंडपा के साथ था। यू पहले तो उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन उसने खुद को रोक लिया ये सोच कर कि अभी ये इनके साथ टाइम स्पेंड कर ले, मैं गली से बात कर लूँगा। दूसरी तरफ हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा हंसते हुए पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊँगा? बड़ी, तुम मुझे सदियों से जानते हो, इतनी जल्दी तो मुझे कुछ नहीं होगा। क्या तुम्हें पता है क्यों? आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे इतना ज़्यादा लाइट फील हो रहा था कि जैसे मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। और देखो तुम्हारे सामने है, आज मैं अचानक से ही उठकर चलने भी लग गया। इस पर योहान भी सैडली बोल देता है कि हाँ तुम ठीक लग रहे हो, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ग्रैंडपा तो बड़ी सी स्माइल के साथ उससे बातें कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ योहान की फेस पर तो बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी। वो बस सैडली इस पूरे टाइम उनकी तरफ ही देख रहा था, जैसे कि उसे फील हो रहा हो कि आगे क्या होने वाला है। हम यू को उसके वही नेबर गुनहों के साथ देखते हैं, जो कि शायद काफ़ी दिनों से उसका ही वेट कर रहा था। जैसे ही उसे यू नजर आया तो वो जल्दी से उसे रोक लेता है। यू को थोड़ी देर वेट करने का बोलकर जल्दी जल्दी से अपने घर चला गया। थोड़ी ही देर में वो एक थाली लाकर उसे थमा देता है, जिस पर यू तो उसे पूछने लग गया था इसमें क्या है। उन्होंने रिप्लाई करता है कि उस दिन मैंने जो माइस ऑर्डर किए थे ये वही हैं, मैंने इन्हें फ्रीज कर दिया है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों तक तुम्हें देने का वेट करता रहा, लेकिन तुम तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आए। इस पर यू रिप्लाई करता है, ओह वो मैं काम से सीधा हॉस्पिटल चला जाता हूँ, मेरी मम वहाँ एडमिट है। ये सुन के गुनू थोड़ा वरीड होते हुए मॉम की कंडीशन के बारे में पूछने लग जाता है कि अब उनकी हालत कैसी है, क्या वो ठीक है। वह यूँ बताता है कि अब वो पहले से ठीक है और अच्छे से रिकवर भी कर रही हैं। गुनू बोलता है, ओह ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। फिर वो उसे माइस के बारे में इंस्ट्रक्शंस देने लगता है। सबसे पहले तुम्हें इन्हें हॉट वाटर में वार्म अप करना है और उसके बाद एक एक को पकड़कर स्नेक के सामने वेव करना ताकि वो इन्हें खाने का ट्राई करे। अगर उसने इनमें से कोई भी ना खाया तो प्लीज़ तुम मुझे ज़रूर बताना। इस पर यू उसे थैंक्स बोलता है और साथ ही कल जो उसने थी पकड़ा उसके लिए भी। इस पर गुनहो साई करके बोलता है कि तुम काफ़ी लकी हो, अगर कल मैं उसे ना पकड़ता तो वैसे भी तुम उसे पकड़ ही लेते क्योंकि कल तुम घर जल्दी वापस आ गए थे। फिर यू भी बोल देता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं लकी हूँ। लेकिन मन ही मन वो दोबारा से योहान के बारे में सोचने लग गया था कि अगर वो मुझे घर वापस ना भेजता तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलना था। इसके बाद एक दिन जब वो हॉस्पिटल गया तो उसे वहाँ पर योहान नजर आता है, जो कि इस टाइम गार्डन में बैठा हुआ था। मौके का फायदा उठाते हुए यू फौरन से उसके पास चला गया ताकि वो उससे बात कर सके, जिस पर योहान एक नज़र उसकी तरफ देखता है, फिर दोबारा से उसने सैडमन के साथ अपना सर झुका लिया। यू उसके पास ही बेंच पे बैठकर बोलने लग गया था कि आज तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तुम्हें ऐसे यहाँ पर बाहर नहीं बैठना चाहिए, या यहाँ पर तुम अपने ग्रैंडपा को विजिट करने आए हो। जिस पर योहान सैडली उसे बताता है वो अब नहीं रहे। इसे सुनकर यू काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और उसे समझ ही नहीं आती कि अब वो उसे क्या कहे। फिर कुछ देर सोचने के बाद पूछता है कि क्या तुमने उन्हें गुड बाय बोल दिया है। जिस पर यूहान रिप्लाई करता है, ऐसा बस फैमिली ही कर सकती है, इसीलिए मैं यहाँ बाहर बैठकर उनका वेट कर रहा हूँ। यूहान की ये बात सुनकर यू तो सोचने लग गया था क्या ये उसका ग्रैंडसन नहीं है। इतने में यूहान दोबारा से सैडली बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे इन सब की आदत हो चुकी है। वैसे तुम अपनी बताओ, क्या उस दिन सब कुछ ठीक रहा? तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि क्या हुआ था। इतने में यू अपनी पॉकेट से एक हैंकी निकालकर उसकी तरफ कर देता है, जिसे देखकर यूहान बोलता है, मैं रो नहीं रहा। फिर यू बोलता है, मुझे बस लगा कि तुम रोने वाले हो। यू के मुंह से ये बात सुनकर वो तो और भी ज़्यादा इमोशनल हो गया और साथ ही अपने आप से फेस को कवर करके रोने लग जाता है। पता नहीं कब से वो खुद को ऐसा करने से रोके हुए था। अब यू के बोलते ही उसके अंदर के सभी इमोशंस बाहर निकल गए।
जिसे देख कर यू उसे कंसोल करने के लिए पेट करने लग जाता है। थोड़ी ही देर में यूहान दोबारा से खुद को संभालते हुए अपना फेस ऊपर कर लेता है और साय करके बोलने लग गया, आई गेस मैं जितना मर्जी ओल्ड क्यों ना हो जाऊं, लेकिन चीजें कभी भी चेंज नहीं होंगी। मैं हर बार ऐसे ही दोस्तों से अटैच हो जाता हूँ, ये जानते हुए भी कि इन द एंड इसका रिजल्ट क्या होगा। इस पर यू तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए सोचने लग जाता है, मुझे लगा था कि ये बस 20 साल का है। यूहान उसे बताता है वो मेरा फ्रेंड था, ना कि ग्रैंडफादर। इस पर यू बोलता है, ओह तुम्हारा मतलब वो तुम्हारा कोई एल्डर नेबर है जो तुम्हें अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करता था। इस पर यूहान सैडली उसे बताता है, नहीं, हम पूरे 60 सालों से एक दूसरे के दोस्त हैं। ये सुनकर यू तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। इतने में यूहान सीरियसली उससे पूछता है, क्या आजकल तुम्हारी फैमिली में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही हैं और साथ ही साथ तुम्हारी लाइफ में भी। जिस पर यू थोड़ा सैड होते हुए उसे रिप्लाई कर देता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। वो यूहान से उसके बारे में पूछना चाहता था कि तुम कौन हो, लेकिन वो तो उसे रिप्लाई करने की बजाय अपनी ही सोच में गुम हो गया, ये बोलते हुए कि ये तुम्हारे लिए थोड़ा वियर्ड हो सकता है। तो सबसे पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा स्नेक है ना, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? और वो कोई पेट स्नेक नहीं बल्कि कुछ और ही है। साथ ही अपने सर को स्क्रैच करते हुए खुद को रोक लेता है कि मैं तुम्हें बताना तो चाहता हूँ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाल कर यू के सामने कर दिया कि इसे जाकर अपनी मदर को देना। जिस पर यू बॉक्स लेते हुए पूछता है, इसमें क्या है? यूहान बोलता है, अगर तुम्हें कोई शक हो रहा है तो तुम भी इसकी पार्ट ले सकते हो, लेकिन ये मेक श्योर करना कि बाकी सभी के सभी बस तुम्हारी मोम को ही खाने हैं। और साथ ही वहाँ से उठ गया था, ये बोलते हुए कि चलो अब मैं चलता हूँ, जब दोबारा हम मिलेंगे तब मिलकर हम दूसरी चीज़ों के बारे में ठीक से बात करेंगे। इस पर यू उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन वो तो उसकी बात बिना सुने ही वहाँ से चला गया था। इसके बाद हम यू को हॉस्पिटल के अंदर अपनी मॉम के पास बैठा देखते हैं, जहाँ पर उसने उस बॉक्स को ओपन कर रखा था जिसके अंदर 2 कुकीज़ थी। ये हनी कुकीज़ थी जो कि हमेशा से उसकी मॉम की फेवरेट रही हैं, जिसे देखकर वो थोड़ा चौंक गई थी कि क्या तुमसे जून ने बोला ये मेरे लिए हैं? इस पर यू रिप्लाई करता है कि हाँ, यहाँ आते हुए मैं उसे मिला था तब उसने मुझे ये दी। मोम बोलती है, ओह तो आज वो हॉस्पिटल आया था, उसके ग्रैंडपा की डेथ हो गई है, उनकी फैमिली ने उनका फ्यूनरल किया, लेकिन आज सारा दिन मुझे जून कहीं भी नजर नहीं आया। वैसे वो कैसा है, क्या वो देखने में ठीक लग रहा था? मोम को इतना ज्यादा वर्ड होता देखकर वो भी बोल देता है कि हाँ वो ठीक है, आप परेशान मत हो। मोम बोलती है, वो बच्चा सच में काफी स्वीट है, इतने मुश्किल टाइम में भी उसे मेरा याद रहा, फिर मेरे लिए हनी कुकीज भी लाया है। ये बोलते हुए वो उन कुकीज को खा लेती हैं। इसके बाद अचानक से कुछ बहुत ही अजीब हुआ, वो काफ़ी जल्दी ठीक हो गई और जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कई दिन पहले ही उन्हें डिस्चार्ज मिल गया। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी हैरान रह गए कि इनकी हालत रातों रात कैसे बदल गई। जैसे ही उन्हें ट्रैवल करने की इजाज़त मिली तो उन्होंने फ़ौरन ही कंट्री छोड़कर अब्रॉड जाने का डिसाइड कर लिया, ये बोलते हुए कि अंकल उनके लिए काफ़ी वरिड होंगे, मुझे उनके पास जाना है। वैसे भी एक जगह पर रहना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो यू को कॉल करके बता देती हैं, जिस पर यू वर्ried होते हुए पूछने लग गया था कि कहीं प्लेन में आपको पेन तो नहीं हुई, क्या वहाँ पर ठीक से पहुँच गई हैं? जिस पर मोम रिप्लाई करती हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मैं सारा टाइम सोती रही। यू बोलता है, मोम अगर आपको कुछ भी हो तो सबसे पहले आप मुझे ज़रूर बताना। पर उसकी मॉम भी बोल देती हैं, अच्छा ठीक है, वैसे अंकल यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्या तुम उनसे बात करना चाहोगे? ऐसे ही बातें करने की बात कर देते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम तो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अब बस वो चिप के लिए वर्ried था और अपने अपार्टमेंट वापस जाते हुए सोचता है, मुझे पक्का बिलीव है कि जॉन किसी न किसी तरह मेरी हेल्प कर ही देगा। उसने बोला था हम बाद में मिलेंगे, लेकिन मैंने तो उसका नंबर भी नहीं लिया और ना ही अब वो हॉस्पिटल वापस आने वाला है, तो हम एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे करेंगे? ये सब
सोचते हुए जैसे वो लिफ्ट से बाहर निकला तो आज दोबारा से बाहर गुनगुन के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जो गुस्से से चिल्लाते हुए पूछ रहा था, आखिर तुम कौन हो? जल्दी जल्दी से बोलना शुरू करो। जैसे ही यू वहां पर पहुंचा, उसके सामने यूहान को देखकर बिल्कुल ही शौक हो जाता है कि कहीं मुझे डेजावू तो नहीं हो रहे, अचानक ही ये मेरे सामने कैसे आ गया। दूसरी तरफ यूहान सीरियसली गुनहू से बोलता है, इस घर में मैं एक गेस्ट हूँ। फिर गुनहू तो और ज़्यादा गुस्से से बोलने लग गया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें ओनर का नाम ही ना पता हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, पक्का तुम कोई चोर ही हो। इतने में यू यूहान को बुलाता है, जिस पर वो दोनों उसकी तरफ देखने लग गए थे। यू उनके बिल्कुल पास चला गया था और गुनहू को बताता है, ये मेरा गेस्ट ही है, ये तुमसे सच बोल रहा था। इस पर वो तो इस बात पर बिलीव ही नहीं कर पाता और मुंह बनाते हुए पूछता है, क्या सच में ये तुम्हारा गेस्ट है? इस बात पर तो उन्होंने अपना प्राउडली सा फेस बना लिया, ये शो करते हुए कि देखा ना, मैं ठीक कह रहा था, मैं जीत गया। बोलता है, अब क्या तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगने वाले? इस पर गुनहू चिढ़ गया था कि आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो। यूहान बोलता है, तुमने मुझे चोर कहा, उस बात पर तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। ये सुन के वो तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया था और फिर ऑकवर्डली आहिस्ता से उसे माफ़ी मांग ही लेता है। फिर वो अपार्टमेंट के अंदर जाने से पहले गुनहू को भी अपने साथ आने का बोलता है। फिर वो अपनी तरफ पॉइंट करके पूछने लग गया था कि क्या कहा मैं, लेकिन मैं क्यों आऊँ? फिर गुनहू उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए दोबारा से बोलता है, बस चुपचाप अंदर आ जाओ। यू के घर में उसके आगे आगे चल रहा था, जैसे कि ये उसी का घर हो। वो उसके पीछे चलता हुआ आहिस्ता से पूछता है, यूहान तुम्हें कैसे पता चला मैं कहाँ रहता हूँ? यूहान रिप्लाई करता है, अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया तब भी तुम इसे नहीं समझ पाओगे। वैसे क्या अब तुम्हारी मदर ठीक है? चलो अब क्यों ना हमें ये फॉर्मेलिटीज़ बंद कर देनी चाहिए। आई एम श्योर तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता होगा ही कि मैं क्या हूँ। यू को भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो ही गया था। वो बोलता है, ओह आई मीन मैं तुमसे अपनी मदर के बारे में पूछना चाहता था। जिस पर वो रिप्लाई करता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैंने ही तुम्हारी मदर को हील किया है। मुझे उनका बिना किसी रीज़न के इतना ज़्यादा बीमार होना ठीक नहीं लगा। ये बोलते हुए वो एक रूम के सामने पहुंच गया था और पूछता है, क्या स्नेक को तुमने इसी रूम में रखा है? उसका ये बोलना ही था कि गुनहू जल्दी से आगे बढ़कर हमारे स्नेक को पकड़ लेता है, ये बोलते हुए कि क्यूटी पाई तुम तो हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस लग रहे हो। वो माइस मैंने तुम्हारे लिए सेंड किए थे, क्या तुम्हें वो मज़े के लगे? जिसे ऐसा करते देखकर यूहान बोलता है, मुझे लगा ही था कि ये बिल्कुल ही इडियट है, ये तो थोड़ा सा भी आइडिया ही नहीं कि ये इस टाइम क्या कर रहा है। वो पूछता है, अगर मैं गलत नहीं तो क्या यहाँ पर तुम मेरी हेल्प करने आए हो? दूसरी तरफ हमारे स्नेक ने तो गुनहू को पूरी तरह अपने टेल से जकड़ लिया था और जोर से दबाने लग जाता है, लेकिन गुनहू को तो यही लग रहा था कि वो उसे खेल रहा है और हंसते हुए बोलता है, क्या अब तुम मेरे साथ जोकिंग गेम खेलने वाले हो? चीफ तो थोड़ा थोड़ा करके उसके गिर्द अपनी पकड़ बढ़ाते ही जा रहे थे, इतना ज़्यादा कि अब उसका फेस रेड हो जाता है, लेकिन अभी भी उसे तो यही लग रहा था कि जैसे चीफ उसके साथ खेल ही रहे हों। इतने में यूहान उनके पास आ गया और अपनी पावर्स को ऑन कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी आइज चमकने लगी थी। सीरियसली बोलता है, चलो अब बात करते हैं। ये बोलते हुए उसने हमारे स्नेक के सर पर अपना हाथ रख दिया। ऐसा करते ही चीफ अचानक से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गए, जिन्होंने अपने दोनों हाथों से गुनू का गला पकड़ रखा था। अचानक से अपने सामने एक बड़े सारे स्नेक को ह्यूमन में चेंज होता देखकर वो तो कोई रिएक्ट नहीं कर पाता। जब उसने गौर से पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया तो चीफ को देखकर वो तो बुरी तरह से चिल्लाने लग गया था। फिर गुनहू उसके फोरहेड पर फिंगर फ्लिप करते हुए बोलता है, अपना मुंह बंद करो। ऐसा करते ही वो बेचारा तो वहीं पर अनकॉन्शियस होकर गिर गया था। यूँ पूछता है, तुमने गुनहू को अपने साथ आने का क्यों बोला? फिर गुनहू बताता है, ये पूरी तरह से बेवकूफ़ है, लेकिन इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर ये तुम्हारा नेबर ना होता तो तुम्हारी कंडीशन इससे कहीं ज़्यादा बुरी होनी थी। जिस पर यू भी सोचने लग गया था कि अगर मैं ठीक से सोचूं तो वो गुनहू ही था जिसने चोर को पकड़ा है। मैं यूहान चीफ की तरफ देखकर बोलता है, एनीवे असल प्रॉब्लम तो ये पर्सन है, इससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी सभी मेमोरीज पूरी तरह से बिखर चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि ये ठीक से कुछ समझ भी पाएगा। वो पूछता है, यूहान ये भी बीमार है तो
क्या प्लीज़ तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो इन्हें क्या हुआ है? फिर यूहान बोलता है, क्या मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करूं? मैं यहाँ पर बस इसीलिए आया क्योंकि मैं क्यूरियस था कि तुम्हारे साथ अचानक से इतनी बुरी चीज़ें होना कैसे स्टार्ट हुई हैं और कोई पर्सन तुम्हारे जितना अनलकी कैसे हो सकता है। वैसे अगर तुम्हें भी नहीं पता तो चलो फिर पता करते हैं। और साथ ही उसने एक जोरदार किक करके गुनू को बेड से नीचे फेंक दिया। वो बेचारा तो पहले से ही अनकॉन्शियस था, ये उल्टा उसके साथ इतना बुरा बिहेव कर रहे हैं। और यू से बोलता है, सबसे पहले इसे यहाँ पर लेटाओ और तुम्हें भी यहाँ पास ही बैठना होगा। जिस पर यू भी ओके बोलते हुए चीफ को वहाँ पर लेटाकर उसके पास बैठ गया था, जिसे इतना ओबिडेंटली लेटा देकर गुनू हंसने लग जाता है। ये तो तुम्हारी बात काफी अच्छे से सुनता है। और साथ ही उसने अपनी पावर्स ऑन कर ली कि चलो देखते हैं। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ यू के सर पर रख दिया, जिसकी वजह से अचानक ही यू को कुछ होने लग जाता है। उसे कुछ मेमोरीज नजर आने लग गई थी। गुनहू अपना हाथ हटाते हुए उसे पूछता है, तुमने क्या देखा? दूसरी तरफ यू ने तो काफी ज्यादा डर के मारे अपने फेस पर ही हाथ रख लिया और घबराते हुए बताता है, एक माउंटेन और एक ट्रेडिशनल सा हाउस। मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने उसे पहले देखा है। आखिर वो कौन सी जगह थी? इस पर गुनहू बोलता है, शायद वो तुम्हारी पास्ट लाइफ होगी और अब मैं इन सारी चीज़ों को तुम्हें ठीक से दिखाने वाला हूँ। इस पर यू तो कंफ्यूजिंगली पूछता है, क्या मेरी पास्ट लाइफ? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने बस वो टाइम निकालने का ट्राई किया जब तुम और ये पर्सन पहली बार मिले थे। तो अचानक से ही तुम्हें ये सब कुछ याद आने लगा है। अगर मैं तुम्हारी मेमोरीज को ढूंढ लूँ और ये पता कर लूँ कि आखिर चीज़ें कब खराब होना शुरू हुई, तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यूँ बोलता है, वेट, क्या तुम सच में मेरी पास्ट लाइफ देख सकते हो? या पास्ट लाइफ की कोई ऐसी चीज़ जो मैं करना चाहता था और तब नहीं कर पाया? योहान बोलता है, मैं बस उसे देख ही नहीं सकता, बल्कि अब मैं तुम दोनों को एक साथ जोड़ने वाला हूँ। इस तरह से ये समझना काफ़ी इजी हो जाएगा कि आखिर असल में यहाँ पर क्या हो रहा है। इस सब कुछ तुम्हें ठीक से एक्सप्लेन करना मुश्किल है। मैं यूँ पूछता है, तुम और चीफ आखिर तुम दोनों क्या हो? बस ये जानना चाहता हूँ कि ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता है। जिस पर यूहान चीफ की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए बताता है, हम इनकम्प्लीट क्रिएचर्स हैं। हमारे बहुत से नाम हैं, उनमें से कुछ इम्यूगी। आई एम श्योर तुमने ये सुना ही होगा। इम्यूगी यानी कि ऐसे क्रिएचर्स जो कि बाद में बहुत बड़े ड्रैगन में चेंज हो जाते हैं। यानी कि चीफ एक ड्रैगन है जो कि अभी तक अपनी फुल फॉर्म में नहीं आए, इसीलिए उन्हें अमोगी कहा गया है। जिस पर यू अब और कुछ ना पूछते हुए काफी ज्यादा सैड मन से चीफ की तरफ देखने लग गया था और फिर उनके पास लेट गया था ताकि वो हम दोनों को कनेक्ट करके पूरी पास्ट लाइफ को देख सके। रोहन बोलता है, जब मैं तुम्हारा पास देख रहा होऊंगा तो उस पूरे टाइम तुम अनकॉन्शियस रहोगे, लेकिन तुम जब चाहो अपनी होश में वापस आ सकते हो। लेकिन यू को तो खुद से ज्यादा चीफ की ही फिक्र थी, जिस पर यूहान बोलने लग जाता है कि बेवकूफ कहीं के, तुम्हें उससे ज्यादा अपनी फिक्र होनी चाहिए। सुनकर वो दो फ्लिंच हो जाता है क्योंकि सच में इन बुरी चीज़ों से वो कुछ ज़्यादा ही घबराया हुआ था। फिर वो प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए उन दोनों को अपनी आइज़ बंद करके रिलैक्स होने का बोलता है। इस पर वो दोनों भी वैसा ही करते हुए अपनी आइज़ बंद कर लेते हैं। साथ ही वो दोनों अपने पास मेमोरीज में पहुंच चुके थे, जहां पर हम अपने स्नेक को देखते हैं जो कि एक माउंटेन के ऊपर छोटी सी नदी से पानी पी रहा था। ऐसे ही उसकी नज़र पानी पर पड़ी तो उसे पानी में अपना रिफ्लेक्शन नजर आया। खुद को देखकर उसके मन में तो बहुत सी चीजें आने लग गई थी, जब तक उसे ऊपर से आवाज सुनाई ना दी, जिसने हमारे स्नेक से बोला था, तुम्हें चूज कर लिया गया है, अब तुम्हें खुद को आगे बढ़ाने के लिए कल्टीवेट करना होगा। इन चीजों को मत मारना और ना ही इनोसेंट लोगों को हार्म पहुंचाना। तुम किसी पीस की तरह एक्ट करते हो तो तुम खुद भी एक पीस ही बन जाओगे। जो कुछ भी हो, हर चीज की रीजन के बारे में बस तुम्हें कंटिन्यूसली सोचते रहना है। फिर चीफ ने उससे पूछा भी कि मुझे कितनी देर तक ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ से उसे कोई आंसर नहीं मिला। लेकिन फिर भी उसने वो सभी बातें मानी क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ मीनिंगफुल हुआ था। वो तब तक वैसा ही करते रहे जब तक दोबारा से उन्हें वो वॉइस सुनाई ना दी। इस बार वॉइस ने बोला कि बुरे लोगों को पनिश करो और अच्छे लोगों की हेल्प करो।
ध्यान रखना कि तुम अपनी ही पावर में अंधे ना हो जाओ। कोशिश करना कि तुम इसे यूज ही मत करो। वैसे भी उस टाइम तक चीफ के पास इतनी ज़्यादा पावर थी भी नहीं, सिवाय इसके कि वो अपने साइज में बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते थे। उन्होंने कल्टीवेट करना नहीं छोड़ा ताकि वो इस पावर को और भी बढ़ा सकें। ह्यूमंस माउंटेन पर चढ़ने लगे और साथ ही माउंटेन गॉड के सामने सेक्रीफाइस पेश करते। उन्हें ये चीज़ समझने में काफ़ी देर लग गई कि असल में माउंटेन गॉड तो वही हैं। ऑफरिंग्स थोड़ी होती लेकिन उनका बिलीफ कहीं ज़्यादा, यहाँ तक कि वो भी इस चीज़ को फील कर पा रहे थे कि ये बिलीफ स्लोली स्लोली और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। एक बार माउंटेन के पास वाले विलेज में एक बीमारी फैल गई। ह्यूमंस अपनी जान बचाने के लिए उनसे प्रे करने लगे और साथ ही पूरी तरह से रोते हुए अपने बच्चों और पेरेंट्स को मौत के मुंह से बचाने के लिए भीख भी मांगते। लेकिन तब तक वो बस बारिश करने और थोड़ा बहुत अर्थक्वेक लाने के ही काबिल हुए थे, इससे ज़्यादा उनकी पावर नहीं थी। इसकी वजह से वो उन्हें बीमारी से नहीं बचा पाए। ऐसा ना करके उन्हें हेल्पलेस और दुखी फील होने लगा। यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसी मदर को भी देखा जो कि अपने हाथ में मरे हुए बच्चे को पकड़कर उनके सामने हेल्प की भीख मांग रही थी। उनकी हेल्प तो नहीं कर पाए लेकिन उन्हें बहुत ही घटिया फील होने लगा। ऐसे इमोशन जो वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या है। इसके चलते वो एक केव में जाकर अपनी लेर में छुपकर बैठ गए कि अगर मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता तो मरने तक मैं बस ऐसे ही रहूंगा। लेकिन ह्यूमन फिर भी उनसे प्रेयर करते रहे तब तक जब तक उनकी बर्दाश्त खत्म ना हो गई। और फिर उनके अंदर अजीबोगरीब रूमर्स फैल गए कि अगर कोई मौके का शिकार करके खा ले तो उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। के चलते उन्होंने सभी माउंटेन से स्नेक हंट करना शुरू कर दिए। तक एक फार्मर अपने हाथ में डैगर लिए उनकी केव में नहीं घुस गया। उसने अपने सामने स्नेक देखते ही फौरन उन पर अटैक कर दिया। इस पर हमारे स्नेक ने ना ही तो उसे रोकने का ट्राई किया और ना ही खुद को बचाता है, क्योंकि वो पर्सन देखने में इनोसेंट लग रहा था। चीफ ने उसे ह्यूमन को हार्म ना पहुंचाने वाले प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ही उसे कुछ नहीं कहा था। उन्हें भी यही लगने लगा कि शायद मेरे ब्लड और मुझे खाकर इस मैन की बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि ऐसे ही बेकार मरने से तो बेहतर था मरने से पहले वो किसी के काम ही आ जाए। उसी तरह वो पर्सन हमारे चीफ पर अटैक करने के बाद पहले तो वहीं डर के मारे खड़ा रहा। फिर जब हमारे चीफ ने उस पर अटैक नहीं किया तो वो घुटनों के बल बैठकर बुरी तरह से रोते हुए उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है। अब तो सभी के सभी विलेजर्स मर चुके हैं, मैं अपने लिए जिंदा रहना चाहता हूँ। सच में मैं कितना ज़्यादा सेल्फिश हूँ। माय लव, मुझे माफ़ कर दे। शायद अब तक वो ये समझ चुका था कि असल में ये स्नेक ही माउंटेन गॉड और ओमगी भी है। साथ ही उसे बुरी तरह से कफ होने लगी, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलकर हमारे स्नेक पर गिर गया और फिर उसकी वहीं पर बैठे बैठे मौत हो गई। उसके मरने के बाद अब फाइनली हमारा स्नेक अपने केव से बाहर निकल गया और बहुत से माउंटेन में घूमने लगा। जो ब्लड हमारे स्नेक की बॉडी पर लगा वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हॉट फील होता है। यहाँ तक कि इतने ज़्यादा माउंटेन और बहुत से ओशंस को क्रॉस करने के बाद भी उसकी हीट बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। उन्हें यही लगने लगा कि शायद ह्यूमन का ब्लड उन्हें इसीलिए इतना ज़्यादा हॉट लग रहा है क्योंकि उनकी बॉडी बिल्कुल ही कूल्ड है, जिसमें किसी तरह के कोई इमोशंस नहीं। और वो खुद से ही क्वेश्चन करने लग गए थे कि क्या सच में मैं इस तरह से हेवन जा पाऊंगा। तो वहाँ पर सभी लोगों के हार्ट बिल्कुल मेरी तरह ही कूल्ड होते हैं। इतने में एक बार फिर से वो आवाज़ सुनाई दी कि चूजन वन योइचो, इससे तुम्हारा हार्ट और भी ज्यादा ग्रो करने लगेगा। योइचो कोरिया में एक ऐसे जुल्ली को बोला जाता है जो कि किसी भी विश को पूरा कर सकती है। इसी से ही एक मौकी पूरी तरह से ड्रैगन बन पाएगा। और साथ ही मैं तुम्हें ह्यूमन जैसा बना रही हूँ। ह्यूमन के बारे में सीखो और पता करो कि प्यार क्या होता है। एक योइची तुम्हारे पास है और दूसरा योइची तुम्हें अपने लवर के हार्ट में मिलेगा। ये बोलते हुए उसने हमारे स्नेक को बिल्कुल एक ह्यूमन फॉर्म में बदल दिया, यानी कि वो असल में एक स्नेक ही हैं जो कि ह्यूमन बने थे। वो अपने हाथ को देखते हुए खुद से ही क्वेश्चन करने लग गए थे कि क्या सच में मुझे अपने जमे हुए कूल्ड हार्ट से प्यार करना सीखना पड़ेगा।
इससे तो अच्छा होता वो किसान ही मुझे मारकर खा जाता। यानी कि शायद उन्हें यह आइडिया अच्छा नहीं लगा था और वो इस बार उस आवाज़ पर डाउट करने लगे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ये यूसे कैसे मिले और इन दोनों की स्टोरी क्या थी, जिसके लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखें। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।